नॉन बासमती में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। उसका कारण है इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑलरेडी एक हम जो प्राइसेस अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पिछले 3 से 4 साल का लो है। मौजूदा समय में अगर हम करें तो बासमती चावल का दाम जो है लगभग ये $800 $900 के एवरेज में था बिफोर दी ये वॉर। हाँ। गल्फ के समय में ये उससे जो है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस जो है लगभग 40% ऊपर बढ़ चुके हैं। प्राइस बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और 40% मार्केट जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये फर्दर 40% इंक्रीज इसके अंदर और आ जाएगा। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग पिक्चर पर कि ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में जो युद्ध संघर्ष चल रहा है और जिसकी पीस टॉक इस्लामाबाद में आज होने जा रही, उन सब के बीच में जो राइस ट्रेड है वो किस तरह से काम कर रही है। क्या राइस ट्रेड में जो राइस के रेट्स हैं जो पहले गिर गए थे, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि राइस के रेट्स बढ़ गए हैं, तो क्या डिमांड बढ़ रही है? सप्लाई हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आपको पता हो कि अब हम आज की तारीख में जो इंडिया है वो भारत का सिर्फ लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ही नहीं है बल्कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी बन गया है। तो इन सब के बीच में जो राइस एक्सपोर्ट का इंडियन ट्रेड है वो किस तरह से आगे जाने वाला है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ IREF के इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा जी मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। कनिष्क जी, आज की तारीख में बताइए, जो राइस ट्रेड है हमारा, ये किस तरह से काम कर रहा है? क्या अभी आसार दिखाई दे रहे हैं कि जो प्राइसेस को लेके, जो ख़ास तौर से मैं बात समझना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि प्राइसेस बड़े हाई जाने वाले हैं कि भाई ईरान और जो मिडिल ईस्ट में अभी तक हमारा जो डिस्टर्ब रहा था, यानी कि व्यवधान आ गया था, जो राइस वहाँ नहीं जा रहा था, तो एकदम से वहाँ से डिमांड बढ़ेगी और वहाँ जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर बिल्कुल, नमस्कार। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, हाँ। जैसे सप्लाई चेन का डिसरप्शन आने के कारण जो एक बॉटलनेक क्रिएट हुआ है, उससे जब भी डिमांड आएगी, एक सारी इन्वेंट्री जो है वहाँ पर कंज्यूमर मार्केट में एम्प्टी है, तो वो डिमांड एक साथ आएगी, तो उसका यहाँ पे डिमांड पे प्रेशर बनेगा। 100% यहाँ पे प्राइस सर्ज आएगा और वो डिमांड जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो एक साथ आएगी, तो वो कुछ समय तक मार्केट को ऊपर के लेवल पे मेंटेन करेगी। अब जैसे मान लीजिए, जब आप प्राइस सर्ज की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइस सर्ज हम कितना % की अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ तक हमारे प्राइसेस जा सकते हैं? और ऑलरेडी कहा जा रहा है कि प्राइसेस में ऑलरेडी सर्ज आ चुका है, प्राइसेस उछले हुए हैं। सर बिल्कुल, प्राइस बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और 40% मार्केट जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये फर्दर 40% इंक्रीज इसके अंदर और आ जाएगा। इसके अंदर हम इस बात को भी आगे ध्यान में रखें कि ये जो संकट आया है, ये सिर्फ खाद्य पदार्थों में, सिर्फ फूड में नहीं आया है, ये फर्टिलाइज़र में भी संकट है। तो फर्टिलाइज़र के संकट के कारण आगे हमें इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है, हमें शिपिंग की कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसके कारण जब फाइनल कंज्यूमर की थाली में प्राइस बढ़ के ही आने वाला है, तो जो ये इस साल जो सर्ज है ये फिर भी कम है, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब जैसे भी आपने कहा कि फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो जो फर्टिलाइज़र्स की कॉस्ट, अभी जैसे गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला भी था, तो उसको जो कोटेशन आई है तो बताया जा रहा है कि पिछले बार से डबल की कॉस्ट बताई गई है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा जो आने वाला जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है राइस का, क्या उसमें किसी तरह का डिक्लाइन आ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, मतलब, और उसी डिक्लाइन की मैं प्रोडक्शन की इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अल निनो वाला जो एक इशू चल रहा है कि जो IMD ने भविष्यवाणी करी है कि इस बार जो है ना बारिश कम होने की संभावना है, तो बारिश अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है फसल पर भी असर पड़ेगा, एक चीज़। और इसी के साथ साथ जो हमारा जो FCI के जो गोडाउंस हैं जो राइस से भरे पड़े हैं, जो कि सरप्लस है, तो जो सरप्लस है तो उसका किस तरह से ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी ट्रेड के ऊपर पड़ेगा? सर मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ कि अगर आप इसको नोटिस करेंगे, हमारे जो फार्मर के लिए जो 2 इनपुट मैटर करते हैं। एक सबसे पहले है रेन अगले साल एल नीनो का साल है जी, तो हमें देख रहे हैं कि सूखे की संभावना है। ऑलरेडी IMD की प्रेडिक्शन है बिलो एवरेज रेनफॉल की आ रही है, तो एक तो वो बहुत मैटर कर रहा है। दूसरा, फर्टिलाइज़र का संकट, जैसे हम बात कर रहे हैं, किसानों के लिए फर्टिलाइज़र की कॉस्ट ऊपर चली गई है,
तो इसलिए जब हमारी बेसिक इनपुट कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो गई है और आगे हम प्रोडक्शन में एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस बात को बिलीव करते हैं कि आगे आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाएंगे। आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने सवाल पहले भी किया था, बट कितने परसेंट तक का हम उछाल देख पा रहे हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रेड के हिसाब से? शॉर्ट टर्म में अभी हम 40% का उछाल देख रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है ये फर्दर और बढ़ जाएगा जब सप्लाई चेन थोड़ी सी नॉर्मल होगी, कंटेनर आगे शिपमेंट स्टार्ट होगी, तो ये फर्दर और बढ़ेगा। तो 40% मान लें, अभी मौजूदा समय पे क्या प्राइस चल रहा है? मौजूदा समय में अगर हम करें तो बासमती चावल का दाम जो है लगभग ये $800 $900 के एवरेज में था बिफोर दी ये वॉर। हाँ। गल्फ के समय में ये उससे जो है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस जो है लगभग 40% ऊपर बढ़ चुके हैं। ओके, और इसके ऊपर आप और देख रहे हैं कि इसके ऊपर और 40% बढ़ सकते हैं? मुझे लग रहा है और ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर ऊपर जाएगा, बट जैसे हमने कहा कि जो स्टॉक्स हैं हमारे पास, जो सरप्लस हैं, तो अगर सरप्लस हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एकदम से अनाउंसमेंट कर दे कि जो हमारे पास सरप्लस राइस है वो एकदम से मार्केट में उतार दे, तो अगर मार्केट में राइस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस डाउन नहीं जाएंगे क्या? सर ये एक व्यू है काफ़ी लोगों का, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। उसका एक कारण है कि जो हम सर्च की बात कर रहे हैं ये बासमती में है। हाँ। और गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स हैं वो नॉन बासमती के हैं। ओके। और नॉन बासमती में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। उसका कारण है इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑलरेडी हम जो प्राइसेस अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पिछले 3 से 4 साल का लो है। और इसके बाद जैसे ही ये सेटलमेंट हो जाती है, ये डील अगर पीस टॉक सक्सेसफुल होती है, तो सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इन्वेंट्रीज़ को फिलअप करने के लिए, अपना बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए भागेंगी। तो उससे सारे ओरिजिन्स पे एक एडिशनल डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिशियल थाईलैंड भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। तो अगर दूसरे ओरिजिन जो ऑलरेडी अभी हमारे से इंडिया से प्राइसेस जिनके थोड़े ज़्यादा ही हैं, अगर वो और बढ़ जाते हैं 30-40%, तो फिर इंडिया में नॉन बासमती प्राइसेस भी ऊपर जाने चाहिए। ओके, ऊपर जाने चाहिए। कनीश जी, आप कह रहे हैं कि मान नॉन बासमती में ये शायद सर्ज नहीं भी आएगा, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है नॉन बासमती में भी सर्ज आएगा, पर ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है कि नॉन बासमती में सर्ज नहीं आएगा। ओके, तो आपका ओपिनियन और जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा, ऐसा क्यों अंतर आप देख रहे हैं? मतलब तो सर, हर ट्रेडर की अपनी असेसमेंट। हाँ, तो वो क्या असेसमेंट आप ऐसा ले रहे हैं और उनकी असेसमेंट क्या है कि जिसकी वजह से? मैं इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, पर हाँ। ये सबके अपने मत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बुलिश हूँ। आप बुलिश हैं? मैं राइस में बुलिश हूँ। राइस में बुलिश है। अभी जो मान लीजिए जो ये ट्रेड टॉक्स, पीस टॉक जो इस्लामाबाद में होने वाली, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्या इस बार ये संभव हो पाएगी? क्या इस बार ये टॉक्स फाइनलाइज हो पाएगी जिससे ये पूरी तरह से जो सीज फायर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाए? सर, ये मैं कोई जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। नहीं, बट फिर भी मैं एक बात ये कह सकता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ऐसा ना हो कि ये और लंबा समय चले, क्योंकि बिकॉज इसके बेनिफिशियरी और इसके इन पीस स्टॉक्स के जो विधान जो ना होने के कारण जो इम्प्लीकेशन है वो लाखों करोड़ों पूरी दुनिया पे आ रहा है जी। इम्प्लीकेशन, बिल्कुल इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया पे आ रहा है। बट क्या कहीं आप ऐसा, मतलब देखिए पब्लिक उसमें एक ओपिनियन बन रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई टॉक्स जो हैं चली जा रही हैं और कुछ वजह से या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वॉर को रोकना नहीं चाहते हैं, मतलब और उसमें ये बताया जाता है बड़ा कि भाई जो शेयर मार्केट है उसको लेके लोग कभी, मतलब जो अलग अलग पार्टीज़ के या कंट्रीज़, मतलब खासतौर से हम ट्रम्प की अगर बात करें तो ट्रम्प साहब किसी दिन कह देते हैं कि ये युद्ध बंद हो गया, किसी दिन कह देते हैं युद्ध शुरू हो गया। अभी आपने हॉर्मुज ही देखा अभी पिछले हफ्ते। सर, वो तो उनका एक बिहेवियर है, उसके बिहेवियर के कारण वो पूरी दुनिया में ही एक बात कही जा रही है, चुगली उड़ाई जा रही है। बट मेरा ये मानना है कि जो इम्पोर्टेंट बड़े लीडर हैं उनको कई बातें कई तरह से देखनी पड़ती हैं, उन पर कई प्रकार के प्रेशर उन पर भी होते हैं। तो हम इस बात को नहीं देख सकते, क्या पता वो न्यूक्लियर यूरेनियम का कारण हो, जो कि बता रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट। तो बट आप एक चीज़ और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए
ट्रंप जो है वो विश्व के एक ऐसे राष्ट्र के जो सबसे नंबर 1, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है और इसी तरह वजह से उनको सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली लीडर माना जाता है। बट अगर इस स्टेचर का व्यक्ति अगर रोज़ अपनी स्टेटमेंट चेंज करे तो क्या सीरियसनेस उसकी ख़त्म नहीं होती है? बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल आता है। क्रेडिबिलिटी पे उनके क्वेश्चन तो है ही, बट गॉड ब्लेस अमेरिका। गॉड ब्लेस अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। और एक और बात बताइए कि अभी जिस तरह से आपने फर्टिलाइज़र्स की बात करी थी, क्रूड ऑयल की हम लोग बात कर रहे हैं, भाई क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो क्रूड ऑयल अगर अभी जैसे ये वॉर रुकती है तो क्या क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट आपको और आता हुआ दिखाई देगा? क्या ये $90 से नीचे जाएगा, $80 से? क्योंकि जब आई थिंक युद्ध शुरू हुआ था तो $60 के नीचे चल रहा था। बिल्कुल ये नीचे चल रहा था। क्रूड पे ऐसा है कि कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसके अंदर बता रहे थे कि अगर प्रोडक्शन ऑयल वेल्स का एक लंबे समय तक रुक जाता है तो उनका प्रोडक्शन 10% तक घट जाता है। और ऑयल वेल्स को दोबारा स्टार्ट करने में बहुत पैसा और बहुत समय और बहुत टेक्नोलॉजी दोबारा से लगती है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसके ऑयल्स के प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है ये 70 और 80 के बीच में रहेगा। 70 से 80 के बीच में रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर एकदम से रुक जाती हैं तो चीज़ें उनको रीस्टार्ट करने में समय और पैसा दोनों लगता है और साथ के साथ जो रिफाइनरीज इस वॉर के दौरान जो डिस्टर्ब हुई हैं, बर्बाद हुई हैं रादर, ठीक है, जिनको नुकसान पहुंचा है, तो उनको भी आई थिंक बनाने में करने में उसमें पैसा लगेगा। अब एक और सवाल मैं आपसे लास्ट में करना चाहता हूँ, ये हॉर्मुज़ का मामला है। जैसे मैंने कहा कि भी फ्राइडे से पहले बात हुई कि हॉर्मुज़ खोल दिया गया है, फिर एकदम से ईरान ने कह दिया जी हॉर्मुज़ हमने बंद कर दिया है। तो ये जो बंद और खुले का खेल है, ये कितना हमारी ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है और आने वाले समय में आप इसमें क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ईरान कह रहा है कि जी मैं टोल लगाना चाहता हूँ, चुंगी लेना चाहता हूँ, पैसे लेना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है हो सकता है वो अपने जो वॉर्स में उसका नुकसान हुआ है वो उससे रिकवरी उसे चाह रहा हो। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सर देखिए, हम तो इस जो इवेंट है उसके बेनिफिशियरी या इफेक्टिव या वही है। तो अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं है इसके बारे में कमेंट करना कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक बार जब तक चीज़ें शांत हो जाती हैं, पॉलिसी क्लियर हो जाती है, तभी अपना डिसीजन, हम कोई भी अपना जो बिजनेस डिसीजन है उसी पॉलिसी और उसी के अकॉर्डिंग लें। तो इसमें जो IREF है, इसका इस वक्त अपने एक्सपोर्टर्स को क्या सलाह है कि किस तरह से वो अपनी ट्रेड को संभालें कि जिससे उनका जो कैपिटल है वो कहीं भी फंस ना जाए? देखिए, मेरा अपने एक्सपोर्टर भाइयों से यही कहना है कि जो भी शिपमेंट करे कि पॉलिसी क्लियर आने के बाद थोड़ा करें, और अगर उससे पहले कर रहे हैं तो पूरा वॉर रिस्क प्रीमियम लेने के बाद ही शिपमेंट करें। ओके, तो आने वाले समय में अगर हम ट्रेड की बात करें, किस तरह का फ्यूचर आपको दिखाई देता है? मैं अपने राइस एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आशंकित हूँ और इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इंडियन एक्सपोर्टर के अंदर पूरी क्षमता है हर सर्कमस्टांसेस को कवर अप करने की। हमारी भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है, तरह तरह की योजनाएं लेके आ रही है और हम इस मामले में पूरा भारत सरकार के साथ हैं। हमें लगता है कि हमारे एक्सपोर्टर भाई के अंदर पूरी क्षमता है हर डिफ़िकल्टी से ऊपर आने की। ओके, अब एक और इसमें सवाल मेरा जुड़ता है कि जैसे हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर अभी बन गए इस बार, बट जैसे बात आपने कही कि भाई फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनपुट कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी, प्लस अल नीनो वाला जो भी इफ़ेक्ट है वो भी आने की संभावना है इसके ऊपर। तो क्या इस बार हम लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर का जो हमें तमगा साथ में जुड़ा है, लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर के साथ साथ, क्या वो जुड़ा रहेगा या आपको लगता है कि जो हमारी क्रॉप है वो थोड़ी सी कम हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का किसान एक बड़ा मेहनती किसान है। उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पानी का उपयोग करके सिंचाई कम भी होगी तो उसके अंदर पूरी क्षमता है कि वो इसको ओवरकम कर लेगा। और अगर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं तो हमारा जो किसान है वो हमें दोबारा वो तमगा ला के देगा। ओके, तो भारत के किसान पे मुझे पूरा विश्वास है। भारत के किसान पे आपको पूरा विश्वास है। बट आज की तारीख में जैसे
अमेरिका भी राइस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी आगे आ रहा है, ठीक है ना, वो भी अपने जोर लगा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हमारा जो कंपटीशन है, जो अभी वियतनाम और थाईलैंड हमारे कंपटीशन में खड़ा रहता है, तो ये पाकिस्तान साथ के साथ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम थाईलैंड को, वियतनाम को और पाकिस्तान जो एक हमारे कंपटीशन में बार बार खड़े होते रहते हैं, हम इनको क्या आने वाले समय में हम इनको थोड़ा-सा प्रोडक्शन अगर हमारी और बढ़ती है, तो क्या हम इसको कहीं दबा पाएँगे? सर, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इनको प्रोडक्शन में दबा पाएँगे, हम प्रोडक्शन में ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। ओके। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अपने किसान की आय कैसे डबल करें, हम कैसे नए बीज और प्रोडक्टिविटी कैसे अपनी इंक्रीज़ करें, हम अपनी क्वालिटी पे कैसे काम करें, हम नए मार्केट्स कैसे डेवलप करें। तो अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी हमें अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। हम ऑलरेडी उनको पीछे छोड़ चुके हैं। उनको ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। तो वैल्यू एडिशन एक बड़ा अच्छा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं, तो उस पे सरकार या आप लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, क्या इस पे भी काम कर रहे हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अलग-अलग तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हर कंपनी की एक स्टैग्नेशन आ जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे सेक्टर में जितनी हमारी राइस एक्सपोर्ट की कंपनीज़ हैं, उनकी एक स्टेज के बाद स्टैग्नेशन आ जाती है कि राइस एक्सपोर्ट में सिर्फ चावल को खरीदना और एक्सपोर्ट करना, यही एक कार्य नहीं है, नई मार्केट को ढूँढना। अब उनको नए प्रोडक्ट्स, नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप करना और उस पे नए स्केल पे लेके जाना, ताकि उनके मार्जिन्स इंक्रीज़ हो सके और नए मार्केट्स उनको मिल सके। नए मार्केट्स उनको मिल सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें किसानों का भी देखना चाहिए कि भाई उनकी कैसे इनकम डबल हो सके। और इस विषय पे मैं आपसे एक अलग ही सोच रहा हूँ कि चर्चा करें, क्योंकि ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में। क्योंकि हम सब हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई किसानों की आय डबल करनी, बट सिर्फ कहने से बात नहीं होगी, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल रोड मैप बनाना होगा, क्या क्या ज़रूरतें होंगी, वो भी हमें शायद तैयार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये थे कनिष्क जी, सेक्रेटरी IREF, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के। हालांकि मैं एक इनसे सवाल करना भूल गया, क्योंकि अभी बैनर देख के मुझे याद आया, अभी आपने बेनिन में भी शायद ऑफिस खोलने की वहाँ बात चल रही है या खोल दिया है? बेनिन हमने ऑफिस खोल दिया है। वहाँ के सारे बायर्स जिन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, वो सारे यहाँ पर BIRC 2026 जो 23, 24 और 25 अक्टूबर को होने जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। वो सारे इस साल हमें अपना आपको जल्दी उनके पिक्चर्स, वीडियोस और उनकी कमिटमेंट मिल जाएगी। तो यानी कि इस बार वैसे भी जैसा आपने बिर्क की बात छेड़ी दी है, तो बिर्क 2026 जो जानकारी मिल रही है कि पिछली बार से 3 गुना बड़ा हो रहा है। बिल्कुल 3 गुना बड़ा हो रहा है और उसका साइज़ भी भव्य भी होगा। और सारे एक्सपोर्टर्स, मुझे तो दिन रात सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं इस बार। सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, है? हाँ। भव्य भी होगा, दिव्य भी, अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी चर्चा कनिष्क मनचंदा जी के साथ में, जो ये समझाने का प्रयास किया इन्होंने और मैंने समझने का प्रयास किया, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आखिर राइस ट्रेड का आगे भविष्य, फ्यूचर में, निकट में भी क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आपके यदि कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।